सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा जी, हम जो भी खाना खाते हैं वैसे तो हम इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं भाई खाने में पौष्टिकता हो, शुद्धता हो और वो स्वाद में भी बहुत अच्छा हो और इन सब बातों का हम ख्याल रखते हैं। लेकिन उसकी जो गुणवत्ता होती है जी। उसके बारे में हमको सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कई सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम थोड़े लंबे समय तक घर में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं या बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करें कि उनकी जो गुणवत्ता है वो बरकरार रह सके, है ना? और इसीलिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है, यानी आज के दिन। हाँ, आज के दिन, ताकि जो खाद्यान्न है उसको किस तरह सुरक्षित रखा जाए इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और पहली बार ये साल 2019 में मनाया गया। खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन तथा खाद्य उत्पादों की बाजार तक पहुंच जैसे काम इसमें शामिल किए गए। बिल्कुल। उसके पहले तक यानी कि 2019 से पहले हम इसे मनाते नहीं थे, लेकिन खाद्य सुरक्षा के बारे में हमेशा हमें चिंता करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ती है या होती ही है सभी को। लेकिन जब जागरूकता की बात आती है तो इस तरह के दिन जब हम मनाते हैं तो एक मुख्य दिन जो है उसके लिए नियत कर दिया जाता है ताकि लोगों को उस बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। और सुरक्षित भोजन के लिए कुछ सुझाव जो दिए गए हैं वो है कि आपके हाथों और जो उस जगह जहां आप खाना बनाते हैं उस जगह को साफ रखा जाना चाहिए, यानी कि भोजन पकाने की जो जगह है वो साफ सुथरी हो। कच्चे और पके भोजन के लिए अलग अलग पात्रों या बर्तनों का प्रयोग करें ताकि भोजन को दूषित होने से बचाया जा सके, क्योंकि क्या होता है ना कि कच्चे भोजन की जो आवश्यकताएं हैं सुरक्षित रखने के लिए वो अलग होती है और पके हुए भोजन के लिए अलग होती है। तो इसके लिए दोनों को अलग अलग रख करके किस तरह से उन्हें ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है इस बात के प्रति भी हमें सचेत रहना होगा। बिल्कुल। और मंजू जरा याद करिए, जब जो हमारे बुजुर्ग थे, खासकर जो बुजुर्ग महिलाएं, दादी नानी, जब वो कच्चा भोजन यानी धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब जब रखती थी तो किस तरह से संभाल कर रखती थी कि जब अनाज घर में आता था तो उसे तेल लगाना है, उसमें नीम की पत्तियां रखनी है, या जो भी उस समय इलाज होता था वो किया जाता था, ताकि जो साल भर का अनाज, पहले तो घरों में साल भर का अनाज एक साथ आता था खेतों से, तो उसे बचाया जा सके। तो इस तरह की जो चीजें होती थी वो पुराने जमाने से चली आ रही है कि जो खाद्य सामग्री है, खासकर जो कच्चा अनाज है, उसको साल भर संभाल के कीड़ों से बचा के रखा जा सके। और आकांक्षा इसमें जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं ना वो बहुत कारगर हैं हमेशा से, जब चूंकि ये बहुत पुराने हैं और उस समय बड़े अनुसंधान के साथ ऐसे जो चीजें इजाद की गई थी कि जिसमें धान जो है सुरक्षित रखा जाए। तो उसमें जो मैंने देखा है बचपन से कि हर व्यक्ति के घर में कुछ बड़ी बड़ी कोठियां जो है उस तरह की होती थी और उसके अंदर गोबर से उस पे लीपा जाता था, यानी कि एक परत उसकी चढ़ी हुई रहती थी और घास फूस का थोड़ा वो बनाया जाता था। फिर जब वो गोबर लीपा जाता था तो वो एक मजबूत ऐसा एक ड्रम के जैसा बन जाता था और उसमें नीचे एक छोटा खड्डा होता था कि जहां से जो हमने धान भरा है वो निकालने की जगह होती थी और ऊपर से धान डाला जा सके। और इसमें जो धान रखा जाता था ना वो पूरे साल भर बिल्कुल खराब नहीं होता था। तो ये सुरक्षा का एक बहुत अच्छा और ये हमारा एक पारंपरिक तरीका है जिसे हम चाहें तो अपना सकते हैं इसको। वैसे आजकल शहरों की अगर बात करें तो इतना धान वहां इकट्ठा करने का अब रिवाज नहीं है, क्योंकि जितना चाहिए होता है हम महीने के हिसाब से ले आते हैं और खत्म कर देते हैं। लेकिन जब हम दूसरे पके हुए भोजन की भी अगर हम बात करें तो उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना भी ये उतना ही जरूरी है। तो जब भोजन, जो पका हुआ भोजन है, पहली बात तो उसे अच्छी तरह पकाएं और इससे भोजन को दूषित करने वाले जो कई तरह के कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और जो आहार है वो सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बन जाता है।
भोजन कच्चा हो या पका, इनको उचित तापमान पर ही रखना चाहिए, जिससे कि जो भोजन की गुणवत्ता है वो बनी रहे, क्योंकि अलग-अलग भोजन अलग-अलग तापमान पर ही सुरक्षित रहता है। हाँ, बिल्कुल, अलग-अलग तापमान पर सुरक्षित रहते हैं। और जैसे कि अब फ्रिज की परंपरा आ गई है। फ्रिज में भी 2 सेक्शन होते हैं। ऊपर वाला जो सेक्शन होता है, उसमें ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिनको बहुत ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत रहती है ना? जिन्हें फ्रीज़िंग पॉइंट पर हाँ, रखा बिल्कुल। जाता है ना? और नीचे वाला जो सेक्शन होता है, उसमें सब्जियाँ वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो कम तापमान पर भी थोड़ी सुरक्षित रह सकती है। तो इस तरह से इन बातों का ख़्याल रखना भी ज़रूरी हो जाता है। और भोजन पकाने में काम आने वाला पानी भी जो है वो भी स्वच्छ होना चाहिए। अगर पानी साफ ना हो तो स्वच्छ भोजन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी कि पानी की स्वच्छता का ख्याल भी हमें रखना बेहद चाहिए। ज़रूरी है। और ये जो दिन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि सभी को पोषक आहार मिले, साथ ही साथ कृषि और खाद्य उत्पादकों द्वारा उचित और सुरक्षित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए। हाँ। जो व्यवसायी हैं, उनके द्वारा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सभी उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वास्थ्यवर्धक और पोषक भोज्य पदार्थ मिले, ये एक तरह से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और खाद्य सुरक्षा हम सभी की एक साझा जिम्मेदारी है, इसे हम सभी को समझना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। और रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन ये मेहनत तभी सफल होगी जब भोजन सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होगा। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम। सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या? बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी? सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी। छोटे को पास बिठाओ, भूले को राह
खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हाँ आकांक्षा जी। भाई देखो, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये गाना तो हमने सुन लिया और सही बात है कि हमारी शरीर की आवश्यकता के हिसाब से दाल रोटी भी हमें बड़ा सुकून दे जाती है, बशर्ते वो एक स्वच्छ वातावरण में हो और सही चीजों से यानी गुणवत्तापूर्ण चीजों से बनी हो, तो भाई क्या बात है। साथ ही साथ जो मूल भावना है वो यही है कि सादा जीवन और उच्च विचार और विचारों की उच्चता की जब बात आती है ना, तो हम आज जो है साहित्य का ज्योतिर्मयी देवी की बात करेंगे, जिनके जो साहित्य है उसमें भी बड़ी उच्च गुणवत्ता की वाली बातें हैं। और ये बांग्ला भाषा की लेखिका थी और उन्होंने अपने बचपन के दिनों में राजस्थान की और विभाजन के समय बांग्लादेश की महिलाओं के बारे में मुख्य रूप से लिखा है और वे अपनी कहानियों के लिए तथा सामाजिक टिप्पणियों के लिए जानी जाती है। ज्योतिर्मयी देवी का जन्म 23 जनवरी 1896 को जयपुर में हुआ था। उनकी माँ का नाम सरला देवी और उनके पिता अविनाश चंद्र सेन स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन बाद में वे जयपुर के महाराजा के दरबार में दीवान के पद पर नियुक्त किए गए। ज्योतिर्मयी देवी जयपुर में ही पली बढ़ी और वहीं पर उनकी थोड़ी बहुत औपचारिक शिक्षा हुई। बिल्कुल, और उस समय के हिसाब से महिलाओं की शिक्षा के बारे में ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, इसलिए वे ज्यादा पढ़ तो नहीं पाई, किंतु उनके मन में कई बातों को जानने की उत्सुकता थी। किताबों के प्रति उनका एक अलग मोह था और उस समय की जो रियासतकालीन सामाजिक व्यवस्था थी उसका भी उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जी, ज्योतिर्मयी की रुचियों को देखते हुए उनके कहने पर उन्हें अपने दादाजी के पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने की अनुमति दे दी गई और इस तरह उन्होंने थोड़ा ज्ञान अर्जित किया। लगभग 10 साल की उम्र में उनका विवाह एक साहित्यकार और कुलीन परिवार के वकील किरण चंद्र सेन से हुआ। और जब ज्योतिर्मयी देवी की उम्र 25 वर्ष थी तब उनके पति का निधन हो गया और वे अपने बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर आ गई। वहां वो रूढ़िवादी कठोर नियमों के तहत रहती थी और विधवापन और कठोर नियम ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और उनके मन पर बहुत इसका गहरा प्रभाव हुआ और इसीलिए उनका मन साहित्य की तरफ मुड़ गया। जी, अपने दादा के पुस्तकालय से उन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ था उस आधार पर वे महिलाओं के अधिकारों के सवाल पर गहराई से सोचने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने व्यवहार में उस रूढ़िवादिता को बिल्कुल स्थान नहीं दिया और अपने बेटे और बेटियों के बीच समान व्यवहार करने का एक नियम बनाया उन्होंने। बिल्कुल, और उन्होंने बंगाली भाषा में लघु कहानियां लिखने की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। और छोटी कहानियों का उनका संग्रह सोना रूपा नोए, ये बंगाली भाषा में इसका मतलब ये होता है कि सोना और चांदी नहीं, इसके लिए उन्हें साल 1973 में रविंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कविताओं के साथ साथ उन्होंने कहानियां भी लिखी। अपने लेखन से उन्होंने समाज को सशक्त संदेश भी दिया। उनका लेखन वास्तविक जीवन के अनुभव और सीखने पर आधारित है। लेखन की शब्दावली भी बहुत परिष्कृत है, ये भी उनके लेखन की विशेषता है। और भले ही वे औपचारिक रूप से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका लेखन काफी ऊंचे दर्जे का था और लिखने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये बात एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है या है। उनकी लिखी एक कहानी दैनी बंगाली पाठ्यक्रम का हिस्सा है और उनकी कई रचनाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। साल 1988 में कोलकाता में उनका निधन हुआ। तो ये कितनी बड़ी बात है ना कि भले ही वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने लेखन की शुरुआत की या जब साहित्य उन्होंने रचा तो वो इतने आला दर्जे का था कि सभी ने उसकी सराहना की। और ये हम सभी के लिए बात सचमुच एक प्रेरणादायी बात है कि अगर हम करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कुछ बातों की कमियों की शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं मिला इसलिए ये नहीं कर सके, लेकिन जो लोग कर गुजरने की राह पर चल पड़ते हैं वो बहुत कुछ कर दिखाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो विचार होते हैं मंजू वही मायने रखते हैं। बिल्कुल। मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एक बार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे
पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दवा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है, मैं तुमसे पूछती हूँ। जो कदम उठा रही हूँ, वो कदम बहक रहा है, मिले तुमसे क्या निगाहें, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे दिल पे हाथ रख दो, तुम्हें इंतजार की है, मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दवा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है, मैं तुमसे पूछती हूँ। नजर उठाऊं, तुम्हें भूलना भी चाहूं, तो कभी न भूल पाऊं, तो कभी न भूल पाऊं, मेरे दिल पे हाय इतना, तुम्हें अख्तियार की है, मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दवा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है, मैं तुमसे पूछती हूँ। गाना हमने सुन लिया और आपको बता दें कि ये गाना जो है ब्लैक कैट फिल्म से था कि मैं तुम्हीं से पूछती हूँ। बड़ा मीठा, मधुर और कानों को बड़ा कर्णप्रिय लगने वाला गीत है। लेकिन अब आप गाना सुनने के बाद मुझसे कुछ पूछिएगा मत। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अरे मुझे ऐसा लगा कि कहीं आप मुझसे कोई प्रश्न ना पूछ लें, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा में पहले ही ये वाक्य कह दिया। बिल्कुल, तो सुरक्षा करना तो हम सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त हम जो बात करने जा रहे हैं वो कला की बात करने जा रहे हैं, और वो कला है कोटा डोरिया साड़ियाँ। वैसे साड़ियाँ जो होती है महिलाओं का एक पसंदीदा पहनावा है, और उन्होंने अलग अलग तरह की उनको साड़ियाँ, जैसे कि कहीं भी जाती हैं तो वो सोचती कि वहाँ की फेमस कौन सा वस्त्र है या कौन सी साड़ियाँ हैं, उन्हें खरीदना बहुत पसंद करती है। और मंजू, जब साड़ियों की बात करें तो ये कहा जाता है कि जो भारतीय महिलाएं हैं साड़ियाँ उन पर और निखरती हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा जो पारंपरिक पहनावा है ये, और बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जो पारंपरिक तरीके से हमारे देश में बनाई जाती है। तो कोटा डोरिया जो साड़ी है, जिसने देश और दुनिया में कोटा का नाम सर्वोच्च स्तर पर लाया है और सबसे अधिक पहने जाने वाली साड़ियों में से एक है ये, और आज विश्व भर की महिलाओं की पसंद भी है ये कोटा और मैसूर की ये साड़ी। कोटा और मैसूर के संगम से बनी ये साड़ी कोटा डोरिया एवं मसूरिया साड़ी के नाम से विश्व में प्रचलित है। कोटा जिले के कैथून कस्बे के बुनकरों और शिल्पकारों की इस कला का विदेशों में भी जिक्र किया जाता है। वैसे शुरुआती दौर में जो कोटा डोरिया साड़ी है वो बनाने का काम मुख्य रूप से मैसूर में किया जाता था, और इसी कारण से इसे मसूरिया साड़ी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन कुछ समय बाद मुगल सेनापति राव किशोर सिंह मैसूर के प्रसिद्ध साड़ी बुनकरों को कोटा में कैथून नामक स्थान पर ले आए। और धीरे धीरे लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक ये सभी बुनकर कोटा में ही स्थापित हो गए। इसी वजह से मैसूर और कोटा के संगम से इनकी बनाई हुई साड़ियों को कोटा मसूरिया के नाम से दुनिया भर में जाना जाने लगा। लेकिन आज भी कोटा और इसके आसपास के क्षेत्रों में ये साड़ियां जो है मंजू, वो मसूरिया के नाम से ही जानी जाती हैं, लेकिन कोटा के बाहर इन्हें कोटा डोरिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोटा मसूरिया कहें या कोटा डोरिया कहें तो आप बिल्कुल भी इसमें आपको ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए और आप सोचने लग जाएं कि भाई ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तो इसके लिए एक ही चीज है। तो जब भी आपको अगर जाने का मौका मिले तो आप जरूर कोटा या राजस्थान कहीं जाए तो वहां से खरीदे, और इन्हें इनकी कला का
कलाकारियों के कारण विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनमें से एक है कॉटन और सिल्क का 6 गज का जादू। इन्हें कोटा में निर्मित होने और विभिन्न प्रकार के विशेष डोरों से बने होने के कारण कोटा डोरिया के नाम से जाना जाता है। वैसे जो कोटा डोरिया साड़ी है उनकी कई खास विशेषताएं भी हैं। जैसे हथकरघा पर ताना बाना से निर्मित की हुई इन साड़ियों में कई ऐसी चीजें हैं जिससे ये दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन साड़ियों में सिल्वर, गोल्डन जरी, रेशम, सूत और कॉटन ऐसे धागों का मिश्रण किया जाता है और ये जो धागे हैं विभिन्न प्रसिद्ध जगहों से, जैसे कर्नाटक हो गया, गुजरात और तमिलनाडु, ऐसी जगहों से मंगवाए जाते हैं। और इनकी और भी कुछ विशेषता है कि कोटा डोरिया की मांग विशेष रूप से हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई जैसे स्थानों पर होती है, जहां लोग एक विशेष किस्म के कपड़े की मांग करते हैं। और इन साड़ियों में एक विशेष प्रकार की चमक होने के कारण ये देखने में सुंदर लगती है और इनमें की गई कलाकारियों और शिल्पकारियों के कारण देश विदेशों में इसकी सराहना की जाती है। साथ ही साथ इनमें प्योर सिल्क का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण ये जो साड़ियां हैं वो बहुत मुलायम होती हैं और साथ ही साथ रेशमी होने के कारण पहनने में आरामदायक भी होती हैं। इनका उपयोग निर्यात करने के लिए भी एक बड़े स्तर पर किया जाता है। और इनमें सिल्वर और गोल्डन वर्क से बनी साड़ियां उचित दाम पर उपलब्ध हो जाती है और कोटा डोरिया साड़ी पहनने में अत्यधिक सुंदर और आकर्षित लगती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी मौका मिले तो आप कोटा डोरिया साड़ी पहने, खरीदे पहले तो उसे और फिर पहने और देखिए कि फिर आपका जो आकर्षण होगा वो दुगना चौगुना हो जाएगा। दिल में रहा करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना, तारों में हंसा करना, फूलों में खिला करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना। जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें पाया है, कुछ होश नहीं मुझको, एक नशा सा छाया है। अब बात जो कहनी हो, नजरों से अदा करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना। काश धड़कता दिल कुछ देर ठहर जाए, ये रात मोहब्बत की यूं ही ना गुजर जाए। बाकी है अभी तुम पर ये जान फिदा करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना। किस्मत ना दिखाए अब घड़ियां हमें फुर्सत की, हर रात यूं ही चमके तकदीर मोहब्बत की। ऐ चांद सितारों तुम मिलजुल के दुआ करना, आँखों में समा जाओ,
दिल में रहा करना। मंजू, जरा सोचिए, भोर का समय है, सोते सोते अचानक से आपकी नींद खुलती है, लेकिन आप अनमनी सी अभी तक बिस्तर पर लेटी हैं। हाँ, बाहर धुंधलका है, मतलब हल्का उजाला है, हल्का अंधेरा है, लेकिन साथ साथ में आपने नोट किया होगा, आपने नहीं, हम में से सभी ने नोट किया होगा कि वो जो बाहर पक्षी चहचहाते हैं, सुबह के उस समय में उनकी आवाज सबसे ज्यादा तेज सुनाई देती है। हाँ, क्योंकि चारों ओर शांति होती है, इसलिए वो आवाज हमें ज्यादा सुनाई देती है। लेकिन साथ ही तुमने ये भी नोट किया होगा आकांक्षा, कि वो भले ही कितना ही शोर करे, लेकिन वो शोर हमारे कानों को चुभता नहीं है या हमें तकलीफ नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि वो हमें सुहाता है, वो हमें अच्छा लगता है और वो हमारे मन को शांति देता है। बिल्कुल, और ऐसा ही है, इन पंछियों को सिर्फ सुनना ही नहीं, इन पक्षियों को देखना भी उतना ही सुहाता है। कभी आप पक्षी दर्शन के लिए जाइए। बिल्कुल, देखो आकांक्षा, इस समय या इस जीवन काल में हम देखते हैं कि हम कई तरह के तनावों से गुजरते हैं। कभी घर का तनाव होता है, नौकरी का तनाव होता है, और कुछ लोगों को तो भले ही कुछ कारण नहीं भी हो तो भी उन्हें तनाव लेने की आदत होती है, और इतना तनाव ले लेते हैं वो कि कई बार तो बीमार होने की स्थिति भी आ जाती है। और ये जो तनाव होते हैं, जब ज्यादा हद से ज्यादा हो जाते हैं तो कई बार हमें डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ती है, और इनको भगाने का भी सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे कोई तनाव को भगाने के लिए अपनी रुचियों का कोई भी काम करता है। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि लोगों को तनाव ज्यादा हो जाता है तो वो बहुत खाना खाने लगते हैं, है ना, वो इमोशनल ईटर जिसे कहते हैं, तो वो एक तरीका है। और कई बार तो कई लोग बहुत गुस्सा भी करने लगते हैं, कोई अनुचित कार्य भी करने लगते हैं अपने तनाव को कम करने के लिए। लेकिन तनाव को भगाने के ये जो तरीके हैं, इनमें से कुछ तो खतरनाक भी हैं, जैसे इमोशनल ईटिंग हो गया, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही साथ जब गुस्सा करेंगे तो वो हमारे साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन तनाव भगाने का सबसे सरल और सबसे, कहते हैं ना, सुरक्षित उपाय है, वो है पक्षी दर्शन, बर्ड वॉचिंग जिसको कहते हैं। और ये बात सिद्ध हुई है कि अगर हम पक्षियों को देखते हैं, उनके क्रियाकलापों को देखते हैं, तो हमारा जो तनाव है वो अपने आप कम हो जाता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले या मौका ना मिले तो आप मौके खुद बनाएं अपने पक्षियों के दर्शन के लिए। और इसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय है कि आप अपने घर के आसपास थोड़े से पेड़ पौधे जरूर लगा कर रखें। अगर पेड़ लगे होंगे तो पक्षी अपने आप आएंगे, और पक्षी अगर अपने आप जब आएंगे तो आपको उनको देखने का मौका जरूर मिलेगा। और जब इन पक्षियों को हम निहारना शुरू करते हैं ना मंजू, तो हमें समय का ना ध्यान ही नहीं रहता। बस ऐसा लगता है कि वो चहक रहे हैं, फुदक रहे हैं, एक हटे हैं, दूसरे आए हैं, बस ऐसे ही ये क्रिया चलती रहे। मतलब कहते हैं ना, वो साइकिल चलता रहे, पक्षी आते रहे, जाते रहे, और हम बस ऐसे ही बैठ के या जहां भी हम जाते हैं उन्हें देखने के लिए ऐसे ही समय बीतता रहे। और पक्षियों को जब हम देखते हैं किस तरह से वो खाते हैं, किस तरह फुर्र से उड़ जाते हैं, और पक्षियों के बीच में भी कभी झगड़ा होता है, कभी प्रेम होता है, या वो कभी अपना जो घोंसला है ना वो बनाने की उनकी जो प्रक्रिया है वो अगर आप देखेंगे तो वो भी बड़ी अपने दिल को लुभाने वाली होती है। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमारा मन जो होता है वो उसमें रम जाता है, और कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन हम उन सब बातों को भूल जाते हैं जिसकी वजह से हमारे दिमाग में तनाव उत्पन्न हुआ है। और यही कारण है कि बर्ड वॉचिंग यानी कि इन पक्षियों को देखने से हमारा तनाव छूमंतर हो जाता है, या फिर अगर छूमंतर ना भी हो तो कम से कम काफी हद तक कम तो हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर पर पड़ने वाला जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होता है। इसलिए कहते हैं कि जब तनाव बहुत हो तो प्रकृति की ओर निहारिए, और प्रकृति में जो पक्षी हैं बहुत सुंदर सुंदर, उन्हें निहारिए, और ये आपके तनाव को कम करने में मदद करता है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी चीज है। अगर आप बर्ड वॉचिंग के लिए जाना चाहते हैं या पक्षी निरीक्षण के लिए जाना चाहते हैं तो जो इलाका है उसका मानचित्र ले लीजिए। साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगी एक छोटे से बाइनोकुलर की, यानी दूरबीन की। बस उठाइए और निकल पड़िए। और अगर आप ज्यादा उत्साही हैं तो आप एक चीज और कर सकते हैं। ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपका जो
क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों की जो जानकारी है, उसकी अगर कोई उससे संबंधित कोई किताब आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा। हाँ, थोड़ी जानकारी अगर पक्षियों के बारे में होंगी तो आप पता लगा सकेंगे कि अच्छा ये जो पक्षी है इसका ये नाम है और इसका जो कुछ तौर तरीके उनके अलग अलग होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी अगर जानकारी होगी तो आप ये देख पाएंगे कि अरे हाँ, जो इस किताब में लिखा है वही बात देखिए, ऐसा ही तो ये कर रहे हैं। तो ये सब बातें मिल करके आपके तनाव को बिल्कुल छूमंतर कर देगी और इसके लिए आप थोड़ा घर से बाहर निकलिए, किसी बाग बगीचे में जाइए, किसी घने क्षेत्र में जाइए और या फिर किसी थोड़ा एक ऐसा एरिया भी होता है जहां पर खास तौर पर पक्षी आते जाते हैं, है ना? तो ऐसी जगहों पर भी जाकर के आप उनको देख सकते हैं। और अगर सुखद यादें बनाना चाहें तो बाइनोकुलर के साथ साथ कैमरा भी रखिए, हाँ, साथ चित्र खींचिए उसके। और अगर मौका मिल जाए तो पक्षियों के साथ खड़े होकर के, जैसे कहीं मोर नाच रहे हैं या बहुत सारे तोते अगर बैठे हुए हैं तो उनके बीच जाकर के आपको फोटो खिंचवाने का मौका मिले तो वो। और कई बार क्या होता है ना कि हम पक्षियों को दाना डालते हैं, तो दाना डालते तो बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं या और कोई पक्षी जो दाना चुगने के लिए आ जाते हैं, उनके बीच जाकर के अगर आप तस्वीरें लेंगे तो वो तस्वीरें आपकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगी। और जो आपने कहा जब दाना डालते हैं तो दाना तो हम उन पक्षियों को डालते हैं जो हमारे लोकल में आते हैं, यानी कि जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, जैसे घर के आसपास गौरैया आ गई, कबूतर आ गए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई या जो पक्षी निरीक्षण के लिए जो विशेष क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, अगर आप वहां जाते हैं तो ये गलती ना करें, पक्षियों को वहां पे आप कुछ खिलाएं ना, क्योंकि ऐसा उनकी सेहत के लिए, ऐसा करना उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और जो वन क्षेत्र का जो नियम है वो भी यही कहता है कि अगर आप जा रहे हैं देखने तो जंगली जानवर जो है उनको आप अपनी तरफ से कुछ ना खिलाएं। बिल्कुल, ये सही बात है। और एक तरीका और है आकांक्षा, जो कि चिड़ियों को या पक्षियों को हमारी ओर आकर्षित करता है, कि आजकल तो हमने देखा है कि कुछ ऐसी बने हुए कुछ बर्तन आ गए हैं जो पक्षियों के पानी और दाने के लिए होते हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने घर के बाहर उसे टांग करके रखा हुआ है। उसमें वो रोज पानी डाल देते हैं, मतलब धो पोंछ के दूसरा पानी भर देते हैं और दाना भी उसके अंदर डालते रहते हैं। तो उन्हें देख करके चिड़ियाएं और पक्षी आकर्षित होते हैं और दाना चुगने के लिए वहां आते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़े पक्षी तो आपके घर के आसपास आ ही जाएंगे। और अगर आपने 2-4 पेड़ लगा दिए तब तो बात ही क्या है। और मंजू, यकीन मानिए, जब घर की बालकनी में या घर की जो खिड़की होती है उसकी रेलिंग में जो पक्षी बैठ के चहचहाते हैं ना, तो उनको दूर से कुर्सी पर बैठकर देखना भी बहुत सुखद होता है। हाँ, और अभी कुछ दिनों पहले जब ये तूफान आया था ना, तब उस समय थोड़ी वर्षा भी हुई थी हमारे यहाँ पर, और एक जगह पर घर के आंगन में थोड़ा पानी भर गया था ना आकांक्षा, तो वहां पर 3-4 चिड़ियाएं आई और उस पानी के अंदर फुदक फुदक करके अपने पंखों को, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पंखों को धो रही है। और गर्मी से निजात पाने के लिए उसमें, जैसे कि स्विमिंग पूल होता है ना, उनके लिए वो छोटी सी जगह स्विमिंग पूल की तरह ही थे और उसमें बड़ी मस्ती कर रही थी। और उस समय मैंने भी उनका वीडियो बनाया और वो देख करके मेरे मन को इतनी शांति मिली और तभी मुझे ऐसा लगा कि हमें अपनी सखियों को ये बताना चाहिए कि भाई बर्ड वाचिंग से या पक्षियों के दर्शन करने से या उनका अवलोकन करने से हमारे मन को कितनी शांति मिलती है और तनाव किस तरह से दूर भाग जाता है। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया।
चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया। दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। हाँ, तो आकांक्षा देखो भाई, गाने के माध्यम से ही सही, लेकिन हमने चिड़ियाओं की और चुन चुन करने की बात हमने सुन ली, देख ली। मतलब ये जो गाना सुनते हुए उसका दृश्य भी हमारी आंखों के सामने घूम ही रहा था कि किस तरह से पेड़ के ऊपर जो है वो चिड़ियाएं आकर के बैठ रही हैं और चुन चुन करती हुई वो बोल भी रही हैं और दाना भी चुग रही हैं। तो वो सब आंखों के सामने दृश्य घूम गए। और आज हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं थोड़ी सी, कि जड़ों से जुड़ना, है ना। जैसे कि पेड़ जो होता है वो जब तक अब उसकी जड़ें जो है जमीन के अंदर होती है, वो कैसा हरा भरा रहता है, खिला हुआ रहता है। उसी तरह से हर व्यक्ति के बारे में भी ये बात लागू होती है कि जब तक वो उसके परिवार की जड़ों के साथ जुड़ा होता है, घर की जड़ों के साथ जुड़ा होता है, तो वो खिलता है, यानी कि वो उन्नति करता है। उसी तरह समाज की बात करें, उसी तरह देश की बात करें कि देश की जो संस्कृति होती है, वो संस्कृति उसकी जड़ें होती है। और जब तक हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं, तब तक हमारी अपनी एक अलग पहचान होती है, या हम प्रगति करते हैं। लेकिन जब हम जड़ों से अलग हो जाते हैं या कट जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है। और मंजू जी, वैसे देखा जाए तो हमारे लिए हमारी संस्कृति ही हमारी जड़ है। और जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति के मूल में क्या है? उस संस्कृति के मूल में ही है वन, वृक्ष, पानी, भूमि, यानी एक तरह से देखा जाए तो जो पूरी प्रकृति है वही हमारी जड़ है। बिल्कुल, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जड़ों से जुड़ना जरूरी है। और जैसा कि हमने अभी 2 दिन पहले जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया, तब भी उसका उद्देश्य यही है कि भैया पेड़ लगाएं और पेड़ों की सुरक्षा करें। और पानी जो है, बहता हुआ पानी, नदी हो चाहे तालाब हो, पोखर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो भी हमारी है। और जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो हम शुरुआत से ही पेड़ों को कितना सम्मान देते आए हैं। हमारी जो हमारे त्योहार हैं उसमें भी पेड़ों की सुरक्षा के बारे में जोर दिया गया है। बल्कि पीपल और बड़ के वृक्ष की तो हम पूजा भी करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति, यानी प्रकृति को बचाना, ये हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति से जुड़ना अब निहायत ही जरूरी हो गया। वैसे देखा जाए मंजू, तो हम भारतीय संस्कृति के जितने भी त्योहार हैं, हम जितने भी उत्सव मनाते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर प्रकृति से ही जुड़ते हैं और उसका संरक्षण करने की हमें शिक्षा देते हैं। और हमारी संस्कृति जो है वो प्रकृति से तो हमें जोड़ती है, लेकिन दूसरा उसका उद्देश्य स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। जैसा कि तुम अभी कह रही थी कि हमारे जो त्योहार हैं या जो भी उत्सव हम मनाते हैं, तो प्रकृति से जोड़ने के अलावा वो त्योहार और वो उत्सव जो है हमारे स्वास्थ्य से भी हमको जोड़ते हैं। हमारी परंपराएं कुछ इस तरह की बनाई गई है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन प्रकृति का विनाश ना हो और स्वास्थ्य की हानि ना हो। तो इस
तरह से यही बातें जो है हमें अपनी संस्कृति के रूप में जो चली आ रही है उसे हमें अपनाना है, और अब इनकी आवश्यकता और ज्यादा महसूस की जा रही है। जब लोग देखते हैं कि वो जो मन में आए, जिस समय मन में आए वो खा लेते हैं, और उसका नतीजा होता है कि वो बीमार हो जाते हैं। जबकि हमारी संस्कृति क्या कहती है कि समय के अनुकूल या प्रकृति के अनुकूल या वातावरण के अनुकूल या ऋतु के अनुकूल खाना जरूरी है। समय क्या है खान पान का, ये भी हमारे यहाँ नियत है। हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई आप जो है सूर्यास्त होने तक में आप खाना खा लीजिए, और सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन अब जो लोग हैं वो इस संस्कृति से थोड़े दूर होते जा रहे हैं, यानी कि जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। और जब हम ही दूर हो जाएंगे, यानी वर्तमान पीढ़ी ही इन सब चीजों को नहीं देखेगी या नजरअंदाज करेगी, तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो तो एक तरह से अभी से बीमार पड़ जाएगी। जैसे कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। और जब हम अपनी जो परंपराओं को छोड़ते चले जाते हैं तो 2-3 पीढ़ियों के बाद वो परंपराएं विलुप्त हो जाती हैं। बिल्कुल विलुप्त हो जाती। किसी को पता ही नहीं है तो वो आगे वाली पीढ़ी को हम उसे क्या देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में। इसके लिए उसे बनाए रखने के लिए हर पीढ़ी को उन्हें अपनाना जरूरी है। हालांकि समय के मुताबिक कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, लेकिन मूल रूप से जो चीजें होती है उन्हें तो हमें अपनाना ही होगा। खान पान में जैसे जहां हम रहते हैं वहां का वातावरण कैसा है, उस हिसाब से वहां का खान पान बनाए। जैसे हम स्टेपल फूड कहते हैं कि वहां किस चीज की आपको जरूरत है। जैसे कि आप किसी गर्म प्रदेश में रह रहे हैं या किसी ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं, या कुछ ऐसी पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं या मैदानी इलाके में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए क्या जरूरत है, ये भी हमारे यहाँ नियम बनाए गए हैं, या फिर उस भोजन का को भी इजाद किया गया है कि यहाँ के लोगों के लिए किस चीज की आवश्यकता है। तो वही तो हमारी संस्कृति है, वही तो हमारी परंपराएं हैं, वही हमारी जड़ें हैं, तो उन्हीं को हमें अपनाना है। बिल्कुल। और वैसे देखिए ना, जो ये प्रकृति है इसने हमें कितना कुछ दिया है। उपजाऊ जमीन जो हमारे भोजन और हमने जो घर बनाए उसका आधार बनी, और पानी, सबसे जरूरी चीज पानी, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। साथ ही साथ हम जो सांस लेते हैं, शुद्ध हवा, ये भी तो प्रकृति की ही देन है। और जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए जितने भी संसाधन लगते हैं वो हम कहीं ना कहीं प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके बदले क्या हम प्रकृति के साथ न्याय कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के बारे में शायद मुझे लगता है बहुत कम लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं सोचते, कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हमने सुना है कि अकेले एक व्यक्ति ने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, और सिर्फ पेड़ लगाए नहीं है बल्कि उनकी सुरक्षा की है, और ऐसी बंजर जमीन को उन्होंने एक हरे भरे वन में तब्दील किया है। एक महिला के बारे में मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा भी था, जो बुजुर्ग महिला है, 100 साल से ऊपर उनकी उम्र है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अकेले ही, चूंकि उनकी संतान नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना पेड़ पौधों को ही अपनी संतान मान लिया जाए, और उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। नहीं, उन्होंने पहले संकल्प लिया और 1-2 पेड़ों से शुरुआत की, और उसके बाद में उन्होंने कई सारे पीपल और बड़ के वृक्ष लगाए, और इसकी वजह से उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो ऐसी बातें हैं, ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिन्होंने प्रकृति को बचाए रखने के लिए बहुत सारे उपाय किए भी हैं। बिल्कुल किए हैं, लेकिन मंजू ये भी चीज है कि सिर्फ कुछ लोगों के जागरूक होने से, माना कि वो बहुतेरा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन क्या कर अच्छा होगा कि हर एक व्यक्ति इस बारे में सोचे कि ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस प्रकृति का संरक्षण करना है। हमारी साझा जिम्मेदारी है ये, और इस आगे वाली पीढ़ी को हम अपनी विरासत देकर जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि जब नदियों की बात आती है तो नदी अब हालांकि बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारी नदियां जो है वो अब हम कितने सारा उसमें अंदर गंदगी डालते हैं और वो गंदी हो गई है। और इसके लिए पहले तो हम नदी किनारे जाते थे देखने के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ दिखता नहीं। क्यों? कि हमने नदी जैसा कुछ रहने ही नहीं दिया है, उन्हें गंदगी डाल डाल के इतना उसे गंदा बना दिया कि अब वो देखने के लायक भी नहीं बची। जो नदियां हैं वो जीवन का स्रोत है, और इन्हीं नदियों के किनारे जो जीवन है वो फला फूला और आगे बढ़ा। हाँ, यानी हमारी संस्कृति जहाँ से आगे बढ़ी है वो नदियों का किनारा ही है। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपराएं, वो तो नदियों को पूजने वाली परंपराएं हैं। हम नदियों का कितना सम्मान करते आए थे, लेकिन
अब ये सारी बातें बहुत कम हमें देखने सुनने को मिलती है, या यूं कहें कि ऐसी विचारधारा लगभग विलुप्त सी होती जा रही है। पूजा और अर्चना हम अब भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नदियों को नुकसान पहुंचाती है। हाँ, यानी केवल सांकेतिक रूप में कर देते हैं, लेकिन मन के अंदर जो एक अभिलाषा रहती है कि उसको ठीक करने की या ठीक रखे रहने की, तो वो जो बातें हैं वो अब बहुत नदारद सी नजर आती है। इसके लिए फिर से जरूरी है कि हम अपनी परंपराओं से जुड़े, अपनी जड़ों से जुड़े, और फिर से एक फलदार हरे भरे वृक्ष की तरह हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा समाज फले फूले, यही हमारा कहना है। पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से मोल मंगाई रे, पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से मोल मंगाई रे, पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे, पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे, पीतल की मेरी गागरी। पायलिया बोले ठुमक ठुमक बदली है चाल, हाय हाय बदली है चाल जवानी की, बदली है चाल जवानी की, चुनरी सर के इधर उधर बेशर्मी देख, होए होए बेशर्मी देख दीवानी की, बेशर्मी देख दीवानी की, बदनामी होगी गाँव में चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे, बदनामी होगी गाँव में चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे, पीतल की मेरी गागरी। सन 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 जिया करे जब गगरी डूबे पानी में, जब गगरी डूबे पानी में, अपना मुखड़ा नया लगे हम जब जब, हम जब जब, हम जब जब देखे पानी में, हम जब जब देखे पानी में, गालों पे लाली आ गई, हाय किसने ये आग लगाई रे, गालों पे लाली आ गई, हाय किसने ये आग लगाई रे, पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से मोल मंगाई रे, पाँव में घुंघरू बांध के अब बनिया भरन हम जाई रे, पीतल की मेरी गागरी, पीतल की मेरी गागरी, पीतल की मेरी गागरी। तो जो ये गाना सुना ना हमने कि पीतल की मोरी गागरी, दो बूंद पानी फिल्म का ये गाना है, और हमने देखा है आकांक्षा कि कई लोगों को पानी के लिए, अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कई किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। इसके लिए हम सभी जब पानी की बर्बादी करते हैं ना, उस समय इस बात का थोड़ा ख्याल रखें कि भाई कोई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। जी। और इसमें पीतल की गागरी की बात हुई थी। हाँ, तो आजकल पीतल की तो नहीं देखने को मिलती, हाँ, लेकिन जो प्लास्टिक के बर्तन हैं वो हर जगह दिख जाते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। और अब हर क्षेत्र में प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। प्लास्टिक की सबसे जो मुख्य चीज है वो है प्लास्टिक की थेली, कि जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो हर सब्जी वाला आपको, चाहे आप
पाव किलो या आधा किलो ही सब्जी लो, वो एक थैली में डाल करके देता है। या कोई भी सामान जब हम लाते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों में बंद होकर के आता है। या बहुत सारे सामान जो है घर के, वो सब पहले जो कोई लोहे के होते थे या पीतल के होते थे, तांबे के होते थे, वो सब सामान भी अब जो प्लास्टिक में तब्दील हो चुके हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होने लगा है। और जब हम तरक्की करते हैं, जब तकनीक बढ़ती है, तो कई चीजें ऐसी इजाद होती हैं कि जो हमें सुविधाएं देती हैं, यानी मनुष्य जाति की सुविधाओं के लिए वो बनती हैं। लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें तो सुविधाएं मिल रही हैं, हम तो अपना काम सरल कर रहे हैं, लेकिन अंततः ये जाके कहीं ना कहीं हमारा जो वातावरण है, हमारी जो प्रकृति है, इसको नुकसान पहुंचा रही है। और यही चीज हो रही है प्लास्टिक के साथ भी। बिल्कुल। तो इसके लिए जहां तक हो सके हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा। और सबसे पहले तो हम प्लास्टिक की थैलियों की बात करते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए जब बाजार जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं भाई थैली में डाल के दो। क्या ही अच्छा हो कि अगर हम घर से जब बाहर कोई चीज लेने के लिए निकल रहे हैं तो एक दो अगर कपड़े की थैलियां साथ में रख ले तो इसमें क्या बुराई है। इससे देखो, अगर प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हम कम करेंगे तो प्रकृति उससे बची रहेगी। और उसमें जो बहुत सारे रसायन का उपयोग करके जो वो थैलियां बनाई जाती है, जब वो हम सड़क पर डालते हैं तो सबसे पहला नुकसान जो होता है वो ये होता है कि बहुत सारी गंदगी हो जाती है। क्योंकि प्लास्टिक की थैलियां जो होती है वो कहते हैं ना कि डिकम्पोज होने में उसको बहुत समय लगता है, यानी कि उसका विघटन होने में उसे बहुत समय लगता है। और नालियों में जब डालते हैं तो नालियां चौकअप हो जाती है। जब पशु जो इसके अंदर भरा हुआ जो भी खाने की कोई चीज अगर उन्हें नजर आती, खाने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में उस थैलियों को खा जाते हैं, तो पशुओं को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। यानी कुल मिला के हानि ही हानि है। हमारी छोटी सी सुविधा प्रकृति के लिए इतनी बड़ी हानि अगर बन सकती है तो उसका उपयोग करने से हमें थोड़ा सा गुरेज जरूर करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप जब भी बाजार जाएं तो जैसा कि आपने बताया मंजू, कि आप अपने साथ या तो कागज की थैली ले जाएं या कपड़े की थैली ले जाएं या जूट की थैली ले जाएं। और साथ ही साथ कोशिश करें कि आप जब भी कोई सामान ले, अनाज भरवाना हो, तो अपने लोकल जो दुकानदार हैं, आपके जो क्षेत्र के दुकानदार हैं, आप उनके पास जाकर लें। उससे होगा ये कि जब आप उनके पास जाएंगे तो आप अपना थैला लेकर जाएंगे जो कपड़े का होगा या जूट का होगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो वहां पर आपको जो वो पैकेजिंग, जिस पैकेजिंग में देते हैं, जो अक्सर प्लास्टिक में होती है, आपको वही उठा के लाना होता है। जो प्लास्टिक का कचरा है वो तो बढ़ना ही है। और ये कचरा जब हम घर से बाहर फेंकेंगे तो अंत में तो कूड़ेदानी में ही जाएगा। हम थोड़ा सा पीछे अगर जाए ना आकांक्षा, तो पहले के जमाने में प्लास्टिक की थैलियां नहीं थी तो क्या हमारा काम नहीं चलता था? बिल्कुल चलता था। तब भी हमारा काम चलता ही था ना। तो क्यों ना अभी भी हम उन थोड़ी सी बातों को अगर अपना ले तो कम से कम कुछ हद तक तो प्लास्टिक का उपयोग हम कम कर ही सकते हैं। और इसका प्रयास अगर हम सब मिलकर करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, अन्यथा एक के प्रयास से शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि एक एक करके ही कड़ी जुड़ती है, लेकिन अगर सब मिलकर करेंगे तो ये प्रयास जल्दी हमारे सफल होंगे।
है सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। सजा दी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। हाथ है हाथों में रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है, सुनो जी दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है, कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है। अब आकांक्षा, बहुत सारी बातें आज हमने अपनी सखियों से की और हमें उम्मीद है कि हमारी ये बातें जो है अपनी सखियों को पसंद भी आई होंगी। और अब हमने घड़ी की तरफ नजर डाल दी है और घड़ी ने हमको इशारा कर दिया है कि बस अब आप अपनी बातें समेट लीजिए क्योंकि समय समाप्त होने को है। तो अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।